हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रेप चार्ट। प्रीवियस लेक्चर में हमने फंडामेंटल राइट को डिस्कस कर रहे थे। तो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं आपके 6 फंडामेंटल राइट्स, उनमें हमने पहला जो फंडामेंटल राइट्स होता है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18 हमने डिस्कस किया था। अभी हमारा जो सेकंड फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो लेट स्टार्ट। सेकंड फंडामेंटल राइट हमारा क्या है? राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम माने स्वतंत्रता का जो अधिकार होता है सिटीजन्स का, स्वतंत्रता का अधिकार। ओके, देखिए जो आपका राइट टू फ्रीडम होता है, ये सभी जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सिटीजन्स के लिए होते हैं। तो उनमें से एक आपका राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं उनमें कितनी हमें स्वतंत्रता है वो सारी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 to 22 जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स का जो फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम है उसको ग्रांट करता है। तो आर्टिकल 19 to 22 तक हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से ग्रांट है राइट टू फ्रीडम, जो एक फंडामेंटल राइट है। ओके, तो हम एक एक करके इसको जो है डिस्कस करते हैं। तो आर्टिकल 19 क्या कहता है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले जो है आर्टिकल 19 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल जो 19 है आपका, अनुच्छेद 19, ये हमें जो है ना 6 राइट को प्रोटेक्ट करता है। इसको हम फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। तो चलिए कौन कौन से हैं वो हमारे प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट। ओके, चलिए अब ये जो प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स है, तो इसमें सबसे पहले आता है आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या स्पीच। पहला है आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, 1 सेकेंड, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। जो आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आपके अंदर जो भी एक्सप्रेशन है, किसी के बारे में आपको बोलना है, किसी की आपको क्रिटिसाइज करना है, किसी को प्रेज करना है, तो आपके पास फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 आपको जो है गारंटी देता है कि आप बोल सकते हैं। सपोज दैट आपको गवर्नमेंट्स जो है, आपकी गवर्नमेंट्स की को क्रिटिसाइज करना है या गवर्नमेंट्स को प्रेज करना है, तो आपके पास क्या है? आपके पास राइट्स हैं। ओके, तो इसमें जैसे आपका प्रेस चलता है, प्रेस की जो फ्रीडम होती है, जिसको हम प्रेस की स्वतंत्रता बोलते हैं, ठीक है। या आपको एडवर्टीजमेंट करना है, इसकी स्वतंत्रता, ठीक है। तो प्रेस, एडवर्टीजमेंट, ये सारी चीजें जो होती हैं आर्टिकल 19 के तहत जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। माने कि आपको कोई मूवी बनानी है और मूवी आपको जो है सोसाइटी में मूवी दिखानी है, वो भी पार्ट माना जाता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। आपको कुछ नहीं बोलना है, ठीक है, तो आप जो है ना चुप भी रह सकते हैं, आपको साइलेंस रहने का भी अधिकार होता है, इसको हम फ्रीडम ऑफ साइलेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच माना जाएगा। तो ये पहला जो आपका पहली जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में पहली जो स्वतंत्रता है वो है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है आपका फ्रीडम ऑफ असेंबली। नेक्स्ट है आपका फ्रीडम ऑफ असेंबली, यानी आपको जो है सम्मेलन करने का अधिकार है, सभा करने का अधिकार है, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं कि भाई आप जो है कहीं सम्मेलन या जो है समिट करते हैं, उसमें क्या है कि आपको निरायुध सम्मेलन करना है, ठीक है। कैसे करना है? पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स, निरायुध सम्मेलन करने का आपको अधिकार है। बिना किसी अस्त्र शस्त्र के आप जो है सम्मेलन, असेंबली या सभा कर सकते हैं। ओके, तो जैसे आपको कोई इश्यू है सोसाइटी में, कोई इश्यू है, उसको लेके आपको कहीं धरना देना है या अनशन करना है,
कोई भी स्ट्राइक करना है, एगिटेशन करना है, तो ये जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें आपको स्वतंत्रता मिलती है। फ्रीडम ऑफ असेंबली आर्टिकल 19 आपको ये फ्रीडम देता है। ठीक है, आप जो है एक जो है संघ का निर्माण कर सकते हैं, तो वो थर्ड पार्ट में आ जाएगा आपका तीसरा। ठीक है, तो थर्ड क्या होगा आपका? थर्ड होगा फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, संघ बनाने की जो स्वतंत्रता होती है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन में आती है। तो इसमें आप कोई भी यूनियन बना सकते हैं, किसी संघ का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई जो है सोसाइटी बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो है ना यूनियन बना सकते हैं, सोसाइटी बना सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी इसका एग्जांपल होता है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जो कोऑपरेशन से चलती है, यानी आपसी साझेदारी से जो चीजें चलती हैं उनको हम कोऑपरेटिव बोलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्जांपल होता है आपका फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का। ठीक है, और साथ ही आप क्या कर सकते हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल ग्रुप बना सकते हैं। तो ये भी मैं लिख देता हूं आपको, पॉलिटिकल ग्रुप जो बनता है उसको भी फ्रीडम होती है। पॉलिटिकल ग्रुप बना सकते हैं, इकोनॉमिकल ग्रुप भी बना सकते हैं। तो ये जितने भी आपको फ्रीडम मिलती है, ये मिलती है आपको आर्टिकल 19 का जो थर्ड पार्ट है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी संघ का निर्माण करने की जो स्वतंत्रता होती है वो हमको यहां से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फोर्थ वाला आपका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। फोर्थ क्या है आपका, इधर ले लेते हैं। फोर्थ है आपका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, यानी मूव करने की आपको स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ठीक है, जो आपका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, ठीक है, इसमें जो है ना एवरी सिटीजन क्या कर सकता है कि फ्रीली मूव कर सकता है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो मैं यहां लिख देता हूं कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, एवरी सिटीजन क्या कर सकता है, वो फ्रीली मूव कर सकता है, फ्रीली मूव थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का जहां तक भी इंडियन क्षेत्र है आपका, टेरिटरी है, वहां में कहीं भी जो है बिना फ्रीली मूव करने की स्वतंत्रता होती है भारत के प्रत्येक नागरिक को। और ये हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है। मेरी मर्जी है, मैं जो है अरुणाचल प्रदेश जाऊं या जम्मू कश्मीर जाऊं या मैं नागालैंड जाऊं, तो फ्रीली मूव कर सकते हैं। उसके लिए मुझे किसी भी वीजा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ से मुझे आर्टिकल 19 का जो फोर्थ पार्ट है वो कहता है कि फ्रीली हम मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है आपका, नेक्स्ट आता है फिफ्थ वाला फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। साथ ही क्या है कि मुझे निवास करने की जो है, पूरे इंडिया में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता है, उसको हम बोलते हैं फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। ठीक है, ठीक है, तो भारत के आबाद क्षेत्र में कहीं भी कोई भी नागरिक या भारत का प्रत्येक नागरिक क्या है, वो निवास कर सकता है। तो यहाँ पे जो आता है आपका, इसको हम राइट टू रेजिडेंस एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी, इसको क्या बोलते हैं, राइट टू रेजिडेंस, यानी निवास करने की स्वतंत्रता, राइट टू रेजिडेंस एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पूरे भारत के किसी भी क्षेत्र में भारत का कोई भी नागरिक जो है सेटल हो सकता है, कहीं पे भी अपना रेजिडेंस बना सकता है, अपना निवास बना सकता है। तो पांचवा जो आपका पार्ट है वो यही है। फिर है आपका फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। सिक्स्थ वाला पार्ट क्या है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन की जो फ्रीडम है उसको हम व्यवसाय की स्वतंत्रता कहते हैं। आप कोई भी जो है ना प्रोफेशन अपना सकते हैं, आपका जो भी प्राइमरी या सेकेंडरी कोई भी प्रोफेशन है वो कर सकते हैं। उसकी जो है पूरी आपको जो आजादी है, इसको हम राइट टू प्रैक्टिस एंड, इसको क्या कहेंगे, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। ठीक है, एनी प्रोफेशन, और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, और कोई भी जो है ऑक्यूपेशन को कैरी कर सकते हैं।
एनी ऑक्यूपेशन, बिजनेस, व्यापार कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेड एटसेट्रा, ठीक है, कोई भी व्यवसाय, कोई भी प्रोफेशन जो है आप जो है कर सकते हैं। इसके लिए फंडामेंटल राइट्स में आपको पूरी स्वतंत्रता है, आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। अब यहाँ पे केस था गुजरात का, कासव जमात वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। यहाँ पे कासव जमात जो थी, एक जो मीट कटिंग का कार्य करती है, उसने जो ना केस किया था बहुत पहले सर्वोच्च न्यायालय में। तो सर्वोच्च न्यायालय में क्या था कि स्टेट क्या कर सकता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो स्टेट क्या कर सकता है कि उस पर लीगल लेजिस्लेशन ला सकता है, यानी कानून बना सकता है। तो दुधारू पशु की जो हत्या है उस पर कानून बनाया था, लेकिन यहाँ पे फिर पेच फंस जाता है। तो कासव जमात क्या कहती है कि हमें कोई भी ऑक्यूपेशन करने का पूरा अधिकार है, इसलिए हम जो है ये ऑक्यूपेशन कर सकते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक वर्डिक्ट दिया था। वर्डिक्ट ये दिया था कि द स्टेट कैन बी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। यहाँ पे क्या कर सकता है, स्टेट इंपोज कर सकता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ यहाँ पे। तो इसके लिए क्या कर सकता है, ये वाला जो है, स्टेट क्या कर सकता है, इस पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। ऐसा नहीं है कि रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था जो फीचर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है उसमें एक राइट्स है भी कि ये परमानेंट नहीं होते हैं, इन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, ठीक है। तो ये थे आपके राइट टू फ्रीडम, यानी जो स्वतंत्रता है, सारी स्वतंत्रताएं मैंने इसमें आपको बता दी है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है आपका, ये मैंने बातें की थी आर्टिकल 19 यानी 19 के बारे में। अब नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 20, ठीक है। आर्टिकल जो 20 है वो आपका जो है ना ऑफेंस के लिए जो प्रोटेक्शन राइट्स आपको दिए गए हैं उनके बारे में बताया गया है। तो इसमें हम जो बात करते हैं वो आता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। तो ये जो आर्टिकल है ये कहता है अपराध के लिए दोष सिद्धि के लिए जो संरक्षण होता है दोष सिद्धि में, उसके लिए ही आर्टिकल्स डाला गया है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि जब तक किसी भी व्यक्ति पर दोष सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक उसको जो है दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तो ये भी आपका फंडामेंटल राइट्स है। तो आर्टिकल 20 क्या कहता है, ये कहता है ग्रांट्स अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट। तो ये क्या देता है, ग्रांट्स देता है, ग्रांट्स अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट। तो ये जो एक्सेसिव पनिशमेंट है, पनिशमेंट टू एन एक्यूज, तो ये जो आर्टिकल है ये अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति के दोष सिद्धि में संरक्षण का कार्य करता है। तो इसका जो मानना है किसी भी व्यक्ति को तब तक पनिश नहीं किया जा सकता जब तक जो है उस पर, उस पर्सन पर, जो एक्यूज पर्सन है आपका,
लिख देते हैं इसको एक्यूज पर्सन, ठीक है, उस पर दोष सिद्ध नहीं होता है। तो इसमें जो है तीन बातें हैं। पहली बात क्या है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। पहला जो पॉइंट है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसका मीनिंग ये है आपका पहले वाले का कि उसको जब तक जो है अरेस्ट नहीं किया जा सकता या जब तक उसको पर दोषारोपण नहीं किया जा सकता जब तक कि उसने कानून का उल्लंघन न किया हो, यानी जो जिस अपराध के लिए उसको अरेस्ट किया गया है उसका वोलेशन ना किया हो। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, देखिए अरेस्ट किसी को पनिश कब किया जाएगा, जब उसने वोलेशन किया हो, किसी जो है ना कानून का उल्लंघन किया हो। दूसरा है नो डबल जियोपार्डी, 1 सेकेंड, नो डबल जियोपार्डी। दूसरा पॉइंट है, तो इसका जो मीनिंग है नो डबल जियोपार्डी, यानी एक अपराध के लिए दो बार किसी को दंडित नहीं किया जा सकता, यानी एक बार किसी व्यक्ति ने सजा ली है उसको दोबारा उसी अपराध के लिए सजा नहीं दी जा सकती, पनिश नहीं किया जा सकता। तो इसका मीनिंग क्या है, एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दंड देना है, ठीक है। थर्ड है आपका नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, थर्ड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति को खुद के लिए गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। माने कि आप जो है ना आपको किसी अपराध के लिए पुलिस ले जाती है तो आपको न्यायालय में जब वो पेश करती है तो आप अपने ही जो है ना विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हैं, ठीक है। आपके लिए अलग से कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी जो है ना जो विटनेस होता है उसको बुलाया जाता है और वही जो है गवाही देगा, तो इसको कहते हैं हम नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो ये तीन बातें जो है हमारी आर्टिकल 20 में आती है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 21 आता है, ठीक है। आर्टिकल 21 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 क्या कहता है ये भी प्रोटेक्शन की बात करता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 21, ये एक्चुअल में सीधी भाषा में सरल भाषा में कहूं तो ये जीने का अधिकार है, ठीक है। हर व्यक्ति का अपना जीने का अधिकार है, जिसको हिंदी में हम प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के लिए संरक्षण की बात ये करता है, ठीक है। तो आर्टिकल 21 क्या है, जीने का अधिकार है, हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। तो उसके लिए प्रोटेक्शंस जो है आपको आर्टिकल 21 में बताए गए हैं। तो आर्टिकल 21 क्या डिक्लेयर करता है, तो मैं लिख देता हूं, इट्स डिक्लेयर दैट declares that no person shall be deprived of his life, यानी वो अपनी लाइफ को जो है ना डिप्राइव नहीं कर सकता है, और पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। और उसकी जो पर्सनल लिबर्टी यानी जो है उसकी जो है जो स्वतंत्रता है उसको डिप्राइव नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल 21 कह सकता है, पर्सनल लिबर्टी। तो ये बात इसमें आती है, ठीक है। अब जो ये आर्टिकल 21 है आपका, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसमें प्रत्येक व्यक्ति को जो है जीने का अधिकार होता है और कोई भी व्यक्ति जो है किसी की पर्सनल लिबर्टी और जो उसकी लाइफ की जो इंडिपेंडेंसी है उसको वॉयलेट नहीं कर सकता। ये बातें इसमें कही गई है। अब ये जो राइट है आपका, ये केवल इंडियंस के लिए नहीं है, ये जो है आपका जो इंडियन एंड नॉन इंडियन, ऐसे हम लिख सकते हैं, फॉरेनर्स की बात करते हैं तो नॉन इंडियन, ये आर्टिकल दोनों के लिए है, ठीक है। तो ये दोनों के लिए, इंडियंस एंड नॉन इंडियंस दोनों के लिए, ठीक है। तो अब इसमें कौन कौन सी जो है ना, अब राइट्स कौन कौन से आ जाते हैं। तो पहला जो राइट्स आता है इसमें, फर्स्ट राइट आता है राइट टू लाइव ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, जिसको हम जीने का अधिकार कहते हैं, मानव का, ह्यूमन बीइंग्स का जो जीने का अधिकार है वो होता है। दूसरा आ जाता है इसमें राइट टू प्राइवेसी, प्राइवेसी किसी के आप भंग नहीं कर सकते हैं, सभी को अपनी प्राइवेसी रखने का अधिकार होता है, ठीक है। थर्ड आ जाता है राइट टू शेल्टर,
राइट टू शेल्टर। ठीक है, यानी शेल्टर पाने का अधिकार होता है एवरी सिटीजन को। फिर आ जाता है राइट टू हेल्थ। अब इसमें हेल्थ की अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजें आती हैं। हेल्थ कैसे रहेगी आपकी? हेल्थ रहेगी अगर आप पोल्यूशन फ्री एयर में रहना चाहते हैं, वो भी हेल्थ कैसे आता है? तो अगर हम हेल्थ से सभी को जोड़े तो राइट टू फ्री पोल्यूशन, राइट टू वाटर, राइट टू फूड, ये सारी चीजें हेल्थ से जुड़ जाती हैं। तो इसमें फूड, पोल्यूटेड सॉरी जो आपका है क्लीन वाटर, पोल्यूशन फ्री पोल्यूशन, ठीक है, और जो आपका फूड, ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं? राइट टू हेल्थ में आ जाती है, क्योंकि ये सभी चीजें हेल्थ से जुड़ी जाती हैं। फिर आता है आपका राइट टू फ्री लीगल एड। फिफ्थ क्या है? राइट टू फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड यानी किसी को भी जो है ना निशुल्क विधिक सहायता आपकी आवश्यकता है तो वो उसका फंडामेंटल राइट है, फ्री लीगल एड। ओके, तो ये बातें भी इसमें आती हैं। और फिर सिक्स्थ है आपका राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर। बंधुआ मजदूरी के खिलाफ भी जो है आप उसको आप अपना फंडामेंटल राइट का यूज कर सकते हैं, यानी किसी को जो है ना बंधुआ मजदूर नहीं रखा जा सकता। तो ये सारी बातें इसमें आती हैं। ये थोड़ा सा जो है समझना है। आर्टिकल 21 को हम फिर दोबारा जो है समझने का प्रयास करते हैं। आर्टिकल 21 कहता क्या है? आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इट्स डिक्लेयर्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, तो हम उस जो व्यक्ति है वो उसकी अपनी जो पर्सनल लिबर्टी है उसको वोलेट नहीं कर सकता है। इसके अंदर जो आपके की पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। राइट टू लाइफ, ह्यूमन बीइंग, सभी को जीने का अधिकार है। राइट टू प्राइवेसी, प्राइवेसी रखने का राइट्स है। राइट टू शेल्टर, शेल्टर पाने का। राइट टू हेल्थ, हेल्थ में मैंने बताया आपको पोल्यूटेड फ्री पोल्यूशन एयर, फ्री आपका जो है क्लीन वाटर, फूड, जिन जिन चीजों से हमारी हेल्थ पर इम्पैक्ट आता है तो वो सारी चीजें आपके फंडामेंटल राइट्स में जुड़ जाती हैं। फिर उसके बाद आता है राइट टू फ्री लीगल एड। ठीक है, तो स्टेट की ड्यूटी है कि वो हम अगर चाहें तो फंडामेंटल राइट के रूप में जो है फ्री लीगल एड ले सकते हैं, यानी निशुल्क कानूनी सहायता पाना मेरा जो है मूल अधिकार है। ठीक है, फिर राइट टू अगेंस्ट बाउंडेड लेबर, जो बंधुआ मजदूरी है मैं उसके खिलाफ भी जो है मेरा फंडामेंटल राइट्स है, मैं किसी का बंधुआ मजदूर नहीं रह सकता। तो बाउंडेड लेबर वाली बातें सारी यहां से आती हैं। तो ये था आपका आर्टिकल 21। अब हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 के बाद एक नया आर्टिकल आता है, ठीक है, जिसका नाम है आर्टिकल 21A। इसका सब पार्ट है, सब क्लॉज है आर्टिकल 21 का, सॉरी। तो 21 जो ए है आपका, ये बात करता है एजुकेशन के लिए, राइट टू एजुकेशन की, शिक्षा का अधिकार जो होता है, आप एजुकेशन प्राप्त करने का जो अधिकार है वो आपका आर्टिकल 21A में आता है। ठीक है, 1 सेकेंड। अब आता है आपका 21A, राइट टू एजुकेशन। ओके, तो राइट टू एजुकेशन में अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक्चुअल में ये अभी नया फंडामेंटल राइट जोड़ा गया है 21 में ए पार्ट बना के। तो स्टेट की ड्यूटी होती है, क्या ड्यूटी होती है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, प्राथमिक शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य होगा। तो ये फंडामेंटल राइट्स है, राज्य की ड्यूटी है वो कि वो आपको निःशुल्क जो है एजुकेशन दे। तो इसको हम लिखते हैं द स्टेट शैल प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। द स्टेट shall be the state shall provide free and compulsory education टू ऑल चिल्ड्रन, यानी सभी बच्चों को, जितने भी हमारे जो बच्चे हैं ऑल ओवर इंडिया, सभी को क्या कि कंपलसरी एजुकेशन देना
राज्य की ड्यूटी है। अब उसकी जो एज है वो क्या है ऑफ द एज 6 to 14, यानी 6 से 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उनको जो है हमें फ्री एजुकेशन देनी है। ठीक है, तो आर्टिकल 21 ए क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा पाना उनका जो है फंडामेंटल राइट्स है। ये बातें आर्टिकल 21 ए में कही गई है। तो आगे चलते हैं इसमें अगर हम इस प्रोविजन की बात करें तो ये जो प्रोविजन एडिड कब किया गया था, तो सबसे पहले हम इस प्रोविजन की बात करते हैं। प्रोविजन एडेड बाय, देखिए अगर मैं बात करूं डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी की, यानी डीपीएसपी में, ये स्टेट की ऑलरेडी ड्यूटी है। ठीक है, तो राज्य की ऑलरेडी ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है? ये आर्टिकल 45 कहता है कि राज्य का दायित्व होगा कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। ठीक है, तो सबसे पहले ही कहा था आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी में। फिर आपका अमेंडमेंट हुआ 86th अमेंडमेंट, 86वां संविधान संशोधन जिसको बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सॉरी लिखते हैं इस पे। क्या हुआ था? 86th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है ना, 2002 यानी 2002 में हुआ था, और ये इसको फंडामेंटल ड्यूटीज में जोड़ा गया था, जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य किसके कर्तव्य होते हैं? नागरिकों के, यानी सिटीजन्स के कर्तव्य होते हैं। तो सिटीजन्स का फंडामेंटल ड्यूटी होगा कि अभिभावकों को अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा या प्राइमरी एजुकेशन देना अनिवार्य है। तो ये जोड़ा गया था ऐसे करके आपका कहा फंडामेंटल ड्यूटीज में। फिर आता है आपका RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है, कब आता है? 2009 में। तो जब ये एजुकेशन एक्ट आता है आपका 2009 में और ये कानून बन जाता है, तो कानून बन जाता है तो कैसा राइट होगा? ये लीगल राइट होगा। ये इसकी पूरी हिस्ट्री है, कैसा होगा? लीगल राइट होगा। ठीक है, अब क्या है कि इसको कहां जोड़ दिया है? आर्टिकल 21A में। जैसे ही ये आर्टिकल 21A में आता है तो ये कैसा राइट हो जाता है? हर बच्चे का फंडामेंटल राइट। तो ये 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे का कैसा राइट हो जाता है? फंडामेंटल राइट। तो ये इसका पूरा हिस्ट्री है आपका राइट टू एजुकेशन वाला। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या था? ये ऑलरेडी डीपीएसपी में आर्टिकल 45 कहता है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। लेकिन ये डीपीएसपी है जो है एनफोर्सेबल नहीं होते, तो इसलिए इनको कानून बनाकर पारित किया जा सकता है। फिर हमारा 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, और इनको जोड़ा गया कहाँ? फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी जो अगला आपका पार्ट है मौलिक कर्तव्यों वाला, उसमें आगे मैं बताऊंगा, तो यहाँ पे ये जोड़ा गया है। फिर RT एक्ट 2009 आता है। देखिए संसद में जब भी कोई कानून बनता है या कोई भी जो है अधिनियम पारित होता है तो वो क्या है? लीगल राइट माना जाता है। तो बच्चे का क्या हुआ है? लीगल राइट हुआ। लेकिन जैसे ही हमने आर्टिकल 21A नया इसमें जोड़ा, और जोड़ते ही क्या हो जाता है आपका? फंडामेंटल राइट, यानी ये अब आपका मूल अधिकार है। ठीक है, तो ये बातें यहां से आती हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 22 की। आर्टिकल 22, तो ये जो है एक्चुअल में जो आपकी जो डिटेंशन होती है, ठीक है, इनको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक निरोध। जो आप जैसे ही आपकी अरेस्टिंग होती है तो आपके पास अरेस्ट होने से पहले कुछ क्वेश्चनेबल राइट्स होते हैं। आप क्या पूछ सकते हैं, कैसे अपने डिटेंशन को रोक सकते हैं, अपनी अरेस्टिंग को रोक सकते हैं। तो ये आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सब आपको आर्टिकल 22 में बताए जाएंगे। तो ये जो आर्टिकल 22 क्या कहता है? ये कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, तो ये क्या कहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, तो गिरफ्तारी जो होती है आपकी, गिरफ्तारी के विरोध में संरक्षण देने का कार्य आर्टिकल 22 यानी अनुच्छेद 22 आपका करता है। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें तो सबसे पहला राइट क्या है? जब आप अरेस्ट होते हैं तो उसमें सबसे पहले फर्स्टली करना क्या है आपको? पहला पॉइंट क्या होगा? ठीक है, पहला पॉइंट होगा
राइट टू बी informed of the grounds of arrest, right to be informed of the grounds of arrest। तो पहला जो आपका पॉइंट होगा, पहला क्वेश्चन कहीं होगा कि जैसे ही आपको अरेस्ट किया जाता है तो आपको जानने का अधिकार है, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया है, उसका ग्राउंड क्या है, यानी आपने क्या जो है जुर्म किया है, क्या आपने जो है ऑफेंस किया है। तो पहला पॉइंट होगा कि आप पूछेंगे मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया है। तब आपको जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो बताएगा कि भाई हाँ, या पुलिस ऑफिसर जो भी होगा, तो या जो भी उस चीज को अथॉरिटी होगी हैंडल कर रहा होगा। ऑफेंस की अलग अलग प्रकृति होती है। मान लिया कि आपने बिजली चोरी कर ली है, तो आपको पुलिस अफसर तो आएगा नहीं अरेस्ट करने के लिए, बिजली वाला जो इंस्पेक्टर होता है वो आएगा। तो इसलिए जो भी रिलेटेड अथॉरिटी होगी, तो सबसे पहला पॉइंट है आपको बताया जाएगा कि आपको इस आधार पे अरेस्ट किया गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है, ठीक है चलो आपको अरेस्ट भी कर लिया गया, फिर आपको है राइट टू कंसल्ट, सलाह लेने का भी राइट है आपको। किससे? जो लीगल एक्सपर्ट होते हैं। कंसल्ट एंड डिफेंडेड बाय लीगल एक्सपर्ट, एंड डिफेंडेड बाय लीगल एक्सपर्ट। तो बात क्या है कि यहाँ पे दूसरा जो राइट है आपका, आपको जो लीगल एक्सपर्ट, जो लॉयर होते हैं एक्चुअल में लीगल एक्सपर्ट, या आपके चार्टेड अकाउंटेंट भी जो है ना, उसी तरीके का आपने इकोनॉमिकल ऑफेंस किया है तो चार्टेड अकाउंटेंट से आप जो है ना लीगल एड लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, राइट टू कंसल्ट एंड डिफेंडेड बाय लीगल एक्सपर्ट। तो उससे आप जो है ना, उससे आप कंसल्ट भी करेंगे और वो आपको डिफेंड भी करेगा। ठीक है, तो आपका पक्ष भी रखेगा। ठीक है, तो जो भी लीगल एक्सपर्ट या प्रैक्टिशनर्स कहें, प्रैक्टिशनर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका थर्ड क्या आता है? थर्ड आता है प्रोड्यूस बिफोर प्रोड्यूस्ड बिफोर ए मजिस्ट्रेट, यानी आपको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाएगा। जो भी रिलेटेड मजिस्ट्रेट यानी संबंधित जो आपका मजिस्ट्रेट होगा, और उसका जो टाइम है आपका विद इन 24 आवर्स, और इसमें आने जाने का समय भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, मैं लिख देता हूं आने जाने का, यानी एक्सक्लूडिंग जर्नी का भी जो है टाइम इसमें जुड़ा हुआ है। तो तीसरा पॉइंट है इसमें, जैसे ही आपको अरेस्ट किया जाता है, फिर आपको जो है इन्फॉर्म भी कर दिया जाता है कि भाई आपने क्या किया है, कि आपने जो है बिजली चोरी की है। फिर आपको संबंधित जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने ले जाया जाएगा। वो टाइम जो पीरियड होता है वो 24 आवर्स का होता है, और उसमें आने जाने का एक्सक्लूडिंग जर्नी टाइम दोनों जुड़े हुए होते हैं, ऐसे नहीं कि जर्नी का अलग टाइम होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें होती है। फिर आपको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाता है। फिर क्या करता है, देन आता है रिलीज्ड आफ्टर 24 आवर्स, और 24 घंटे के बाद आपको रिलीज करना होता है। लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं। क्या है? पहले तो ये देखा जाएगा कि आपकी जो अरेस्टिंग है वो लीगल है या इलीगल है। ये कौन तय करेगा? ये मजिस्ट्रेट तय करेगा। मजिस्ट्रेट देखा, अगर आपको इलीगली ऐसे ही पकड़ लिया गया है तो आपको फिर रिलीज करना होता है 24 आवर्स के बाद में। तो जब तक मजिस्ट्रेट, यहाँ पे लिख देते अनलेस मैजिस्ट्रेट ऑथोराइज्ड फर्दर डिटेंशन, जब तक अगली डिटेंशन के लिए मजिस्ट्रेट ना बोले तो तब तक क्या है कि आपको रिलीज कर दिया जाएगा, रिलीज रखा रहा जाएगा। तो ये बातें हैं। तो ये आपके जो है फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, अगेंस्ट द अरेस्टिंग एंड डिटेंशन। तो ये आर्टिकल 22 क्या आपको प्रोटेक्शन देता है? किसके खिलाफ? अरेस्ट एंड डिटेंशन के खिलाफ आपको राइट्स देता है। तो ये था आपका आर्टिकल 22। अब नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 23। उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।